Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, I have already discussed with the concept of remand. I have also discussed the concept relating to custody and arrest or the word magistrate that is used in section 167 of CRPC. अगर हम सेक्शन 167 CRPC की बात करते हैं तो इसे नॉर्मल सेंस में अगर समझें, एक्चुअली 167 CRPC उन मैटर की बात कर रहा है जहां पर जो हमने रूल पढ़े थे कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को पेश करना होता है, यानी कि जिस पर आरोप लग रहा है उसको पेश करना होता है। और अगर ये लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और हमें उस एक्यूज पर्सन की रिमांड चाहिए, रिमांड का मतलब टू सेंड बैक टू द कस्टडी ऑफ द पुलिस, रिमांड चाहिए, तो क्या करेंगे, उसे कोर्ट में पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट के सामने। और अगर ये लगता है जज को, ये लगता है मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसके अंदर रिमांड जरूरी है, तो वो आगे रिमांड दे सकता है, उसे पुलिस कस्टडी सेंड कर देगा। बट द पुलिस कस्टडी जो है वो भी कुछ टाइम लिमिट की है, उस टाइम लिमिट से ज्यादा जो है एक साथ, जैसे 15 दिन का जो टाइम लिमिट है, 15 दिन से ज्यादा जो है कस्टडी में नहीं भेज सकता। लेकिन अगर मान लो मजिस्ट्रेट को लगता है कि कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो वो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, वो भी 15 दिन के गैप पर उसको फिर बाद में टाइम देगा कि फर्दर उसकी हियरिंग होगी। चलो हम कंसेप्ट देखते हैं। Whenever any person is arrested and detained in custody, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और कस्टडी में से डिटेन कर लिया गया, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by 57, सेक्शन 57 में हमने पढ़ा था कि 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो अगर कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, ग्राउंड मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, की जो आरोप लगे हैं उस व्यक्ति पर और जो एक्यूजेशन है उसका आरोपित है वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है, उसमें पुलिस ऑफिसर जो है क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है। और पुलिस ऑफिसर कौन होगा, ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से बिलो का नहीं होना चाहिए। शैल फोर्थ बी ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उसको सेंड करेगा, भेजेगा अक्यूज को। अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, जो उनकी एक डेली डायरी रिपोर्ट, उसमें वो एंट्री होगी कि उस डेट को, उस टाइम पर उसको पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज, और उसी टाइम वह मजिस्ट्रेट के सामने उसको सेंड कर देगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 167 क्लोज 1 की, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको समझा देती हूँ क्या कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करें सेक्शन 167 क्लोज फर्स्ट की, सबसे पहले अरेस्टेड और डिटेन्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड दोनों चीजें हैं। पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने उसको डिटेन करके रखा। फिर सेक्शन 57 बात करता है नॉट मोर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स की लिमिट बताता है 57 में। इसके बाद उसको क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने उसे लाएगा। कौन से ग्राउंड पर, कि द इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट कंप्लीट, शैल नॉट कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो फर्दर टाइम एक्सटेंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन जाएगा, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर कह रहे सब इंस्पेक्टर जाके पेश करेगा और वही वहां पर उसकी आगे रिमांड की बात करेगा। ठीक है, ये बात होती है इस सेक्शन के क्लोज फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं क्लोज 2। क्लोज 2 क्या कह रहा है, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section whether he has or has not jurisdiction, चाहे उसका jurisdiction था या नहीं था केस को ट्राई करने का, time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate think fit,
कह रहा है लेकिन 15 दिन से ज्यादा वो वहां पर नहीं करेगा। और इफ ही हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट टू ट्रायल, वो उसे क्या करेगा, कमिट करेगा, भेज देगा जहां पर ट्रायल होना चाहिए वहां पर। कंसिडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, अगर उसे लगता है कि फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ही में ऑर्डर द अक्यूज्ड टू फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिसडिक्शन, तो उस जुरिसडिक्शन में जहां पर मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन है वहां पर उसे भेजने की बात कहेगा। अब बात करते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट। प्रोवाइजो कहता है कि वो फर्दर भी उसको कस्टडी दे सकता है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days, कब, जब उसको लगता है कि एडिक्वेट ग्राउंड्स हैं, एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज रिटेंशन ऑफ द कस्टडी पीरियड इन पर्सन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ। टोटल पीरियड कितना पीरियड नहीं भेज सकता उसके लिए 90 days, उस सेंस में जहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है एक ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड जहां पर डेथ पनिशमेंट है जिसकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसकी पनिशमेंट है, या नॉट लेस देन 10 years का मतलब है कि 10 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है, वहां 90 दिन से ज्यादा मजिस्ट्रेट वहां रोककर नहीं रख सकता। ये कौन सी सेंस में है, ये उस सेंस में है जहां पर चार्जशीट फाइल ना की गई हो, ये बात इसकी कह रहा है। ठीक है, ये उस सेंस में बात कर रहा है, आपको ये बताना चाह रहा है कि क्लोज टू ये बात कहता है कि कस्टडी में नहीं भेज सकता 15 दिन से ज्यादा, लेकिन अगर लगता है कि एडिक्वेट ग्राउंड से तो भेज सकता है। फिर उसके भी आगे फर्दर लिमिट दे दी कि 90 days का टाइम, उन सेंस में जहां पर डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 years है, एंड 60 days, और 60 days उस सेंस में जहां कोई अदर ऑफेंसेस होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, और उस एक्सपायरी होने के उस सेड पीरियड का जो भी 90 days और 60 days है, एज द केस में बी, द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, तो उसे रिलीज किया जाएगा बेल पर, एंड प्रिपेयर्ड और डज फर्निश बेल, एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड और बेल रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज। ये माना जाएगा कि चैप्टर 33 में जो बेल के प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग इसको बेल दी गई है। ये क्लोज ए बात कर रहा है। क्लोज टू बात कर रहा है नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिमसेल्फ इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले टाइम अक्यूज्ड को पर्सनली वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम, जब भी पुलिस कस्टडी दी गई है तो हर बार जैसे ही अगली तारीख होगी वहां पर उसको लाना पड़ेगा। द मजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन, जुडिशियल कस्टडी और प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज। कह रहा है कि जहां पर मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक्सटेंड करेगा फर्दर डिटेंशन, अगर जुडिशियल कस्टडी में दी है डिटेंशन तो उस सेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उसकी जो है अटेंडेंस लगाई जा सकती है कोर्ट में। ठीक है, फिर सी क्लॉज कहता है नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है, अगर वो जब तक हाई कोर्ट से ऑथराइज नहीं है तो किसी प्रकार की कस्टडी नहीं दे सकता। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट, किसी प्रकार के डाउट से बचने के लिए, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट, ये बात यहाँ कही गई है कि नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, क्यू शैल बी डिटेन्ड फॉर सो लॉन्ग, अगर मान लो उसे छूट मिल गई है, बेल मिल गई है, लेकिन फिर भी अगर वो जब तक फर्निश नहीं करेगा, जो बेल बॉन्ड और जो श्योरिटी नहीं देगा, तब तक उसको वहां से कस्टडी में रखा जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 2 कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन अक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट as required under clause B, the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorized detention or by the order certified magistrate on the production of the accused person through the medium of electronic video linkage। कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया या नहीं किया गया क्लॉज बी के हिसाब से, प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज उसको उसके सिग्नेचर के द्वारा, जो भी ऑर्डर, जो डिटेंशन अथॉरिटी है, जो जेल अथॉरिटी है, उसका सिग्नेचर करवा के लाएगी, और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर सर्टिफाइड होगा, और फिर वीडियो लिंकेज के जरूर जो है उसकी जो अटेंडेंस है वो वहां शो होगी। नेक्स्ट इसमें प्रोवाइजो फिर आ गया है। प्रोवाइजो कहता है दैट इन केस ऑफ ए वुमन अंडर 18 years ऑफ एज, 18 साल से छोटी जो वुमन है, टेंशन शैल बी ऑथराइज्ड टू बी इन कस्टडी और रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन, तो उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे ऑथराइज है कि उसे कस्टडी रिमांड होम में, रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही उसकी कस्टडी जाएगी। ये बात इसमें कही गई है, वहां उसे कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम जो है ये 2 ही क्लोज को अच्छे से डिस्कस करते हैं, इनके 2 ही क्लोजेस के हम जो है एक्ट्स के अकॉर्डिंग साथ के साथ इसके जो अदर प्रोविजंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। हम लास्ट जो हमारी क्लास थी
उस क्लास में मैंने रिमांड की बात बताई थी, उसमें मैंने आपको रिमांड का कंसेप्ट बताया था। उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, दैट रिमांड जो है 3 लेवल पर होती है। रिमांड जो है वो 3 जगह दी जाती है। रिमांड 3 बार होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो रिमांड होगी वो सेक्शन 167 में हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो रिमांड होती है वो सेक्शन 209 में होती है, और थर्ड जो रिमांड होती है सेक्शन 309 में होती है। अगर हम 167 की बात करें तो ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। इसे बोला जाता है मिड स्टेज, और इसे बोला जाता है ट्रायल और इंक्वायरी स्टेज, ट्रायल स्टेज। तो रिमांड जो है 3 बार दी जा सकती है। सेक्शन 167 में रिमांड होती है, इनिशियल स्टेज पर होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और सेकंड जो होती है वो मिड स्टेज पे होती है, और थर्ड जो होती है जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है उसके बाद जो रिमांड की बात आती है वो इसमें दी जाती है। अगर हम इसके आगे प्रोविजंस की बात करें, अब रिमांड का हमने कंसेप्ट उठाया लिया तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ है। रिमांड जो है कौन डिमांड कर सकता है? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हु डिमांड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, इनको करवा रही हूं मैं। हु डिमांड द रिमांड, रिमांड कौन ले सकता है, कौन रिमांड की बात कहेगा? द आंसर हो जाएगा इसका पुलिस ऑफिसर, पीओ रिमांड की बात करता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, रिमांड कैसे दी जाती है? हाउ रिमांड sought, तो अगर हम प्रोवाइजो बी जो है हमने देखा था तो उसमें कहा है कि जब तक वो पुलिस कस्टडी में पहली बार उसको पेश नहीं किया जाएगा तो रिमांड फर्स्ट टाइम प्रेजेंट, इसका क्या आएगा? फर्स्ट टाइम द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड, द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, before the magistrate in person first time, after that उसके बाद ही रिमांड कैन बी गिवन, उसके बाद ही रिमांड जो है वो दी जा सकती है। ये रूल की बात करता है। फिर ग्राउंड्स क्या रिमांड देने के, रिमांड देने के क्या ग्राउंड्स होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड्स ऑफ रिमांड, क्या ग्राउंड्स होंगे रिमांड के? द फर्स्ट ग्राउंड इज रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको ये लगना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम, इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये रिमांड की बात होगी। फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन, अगर हम पुलिस कस्टडी की बात करते हैं द आंसर इज 15 days एट ए टाइम, 15 days एट ए टाइम। बट प्रोवाइजो सेज दैट, बट प्रोवाइजो टू
Section 167(2) says that it can be extended. It can be extended, but not more than क्या कह रहा है ये? नॉट मोर देन 60, 90 डेज और 60 डेज। जब हम 90 डेज की बात करेंगे तो ये उन केसेस में जहां पर डेथ पनिशमेंट है, लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट और नॉट लेस देन 10 ईयर्स। यहां पर 10 ईयर्स को आप मान के चलोगे। 10 ईयर जो है ना, नॉट लेस देन का मतलब यहां ये वर्ड आएगा, इक्वल टू भी साथ में लेके 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स का जो टाइम है ना, वो भी मान लो अभी 10 ईयर तक है। 10 ईयर से कम दिया हो लेकिन 10 ईयर तक का टाइम एक्सटेंड, 10 ईयर से ज्यादा है वहां पर 90 डेज माना जाएगा, अदरवाइज 60 डेज। कह रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड बढ़ा सकता है 15 दिन से ज्यादा, पर वो 90 दिन और 60 दिन किन केसेस में? इफ चार्जशीट नॉट फाइल्ड, अगर चार्जशीट टाइम से नहीं दी गई है तो इन टाइम से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तभी तो इसे क्या बोला जाता है? तभी तो इसे बोला जाता है डिफॉल्ट बेल। क्या बोला जाता है इसे? डिफॉल्ट बेल बोला जाता है। डिफॉल्ट किसका है? पुलिस अथॉरिटीज का डिफॉल्ट है। नॉर्मली क्या होता है, पुलिस ही ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि रिमांड जो है बेल नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है उसका फॉल्ट है, तो इसलिए वहां पर बेल दे दी जाएगी। डिफॉल्ट बेल के कंसेप्ट को समझने से पहले हम कुछ एक पॉइंट्स और समझ लेते हैं। पॉइंट्स का मतलब कि जब हम बात करते हैं 60 और 90 डेज की, तो 60 डेज और 90 डेज तो ये किस प्रकार से काउंट होंगे? देखिए 60 डेज में जिस दिन प्रेजेंट किया गया, दैट डे एक्सक्लूड्स on which the accused present before the court, the accused present before the court, मान लीजिए 1/7/2017 को अक्यूज को लाया गया। 60 डेज अगर हमें काउंट करने हैं तो ये एक वाला निकल ही गया, तो टाइम कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 2/7/2017 से, और 30 दिन का चलेगा तो ये आ जाएगा 90 दिन का चलेगा 2/10/2017 तक। अगर चार्जशीट नहीं आती है, इफ चार्जशीट नॉट फाइल्ड देन डिफॉल्ट बेल ग्रांटेड, तो डिफॉल्ट बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। ये बात कहता है ये प्रोवाइजो जो इसमें दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। इसके साथ साथ मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको केस है, एक दो केसेस है, उनको भी आप मेंशन करवा देती हूँ जो इस पॉइंट से रिलेटेड आता है कि किस प्रकार से। एक केस है इसमें, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम। इसमें कहा गया था एक्सक्लूजन ऑफ डे, एक्सक्लूजन, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, अपनी किसी कॉपी पे नोट्स बना लो अपने, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। एक्सक्लूजन ऑफ डे वॉज डिसाइडेड इन दिस केस, कि जो एक्सक्लूजन कैसे होगा डे का वो इस केस में डिसाइड किया गया। क्या कहा गया? डेट ऑन विच accused was remanded
टू बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन एक्यूज को लाया गया और उस दिन उसको रिमांड के लिए भेजा गया वो दिन उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, ये बात कही गई इस केस के अंदर। एक और केस का नाम है इसमें खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या कहा गया था, कस्टडी जो दी गई थी उसकी इलीगलिटी की बात की गई थी। इसमें कहा गया विदाउट सीइंग द एक्यूज, कि मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज नहीं आया, विदाउट सीइंग द एक्यूज, ये आप नोट करते रहना, सीइंग द एक्यूज, इफ द मजिस्ट्रेट allow the remand, it is illegal। ये क्या होगा, इलीगल माना जाएगा, ये बात कही गई थी इस केस के अंदर। तो केस के नाम जो आप माइंड में रखा कीजिए। एक क्वेश्चन और राइज होता है यहां पर कि कैन द magistrate grant remand after 15 days? देखिए, जब भी रिमांड देगी ना मजिस्ट्रेट, वो 15 डेज के लिए दे देगी। मान लीजिए कि 15 डेज के लिए क्या दे दिया है, पुलिस कस्टडी दे दी है। अब 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी दी गई है। अब अगर पुलिस ये चाहती है कि उसे दोबारा से कस्टडी मिले तो नेक्स्ट 15 डेज जो है वो कोर्ट जो है वो जुडिशियल कस्टडी देगी, कोर्ट जो है वो जुडिशियल कस्टडी अलाउड करेगी। आफ्टर दैट पुलिस कैन डिमांड, उसके बाद पुलिस डिमांड कर सकती है। अगर सफिशिएंट कॉज लगा और मजिस्ट्रेट को लगा कि रिमांड दे देनी चाहिए तो रिमांड दे सकती है, अदरवाइज नहीं देगी। और जब हम पुलिस कस्टडी की बात करेंगे तो 15 डेज के बीच में भी अगर मान लो कोई हियरिंग डेट होता है उस दिन प्रेजेंस जरूरी होती है, बट जुडिशियल कस्टडी में वीडियो लिंकेज के थ्रू भी उसकी प्रेजेंट लगाई जा सकती है, वीडियो लिंकेज। अब हम एक्सक्लूजन ऑफ डे की बात कर रहे थे, एक्सक्लूजन ऑफ डे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, जो हमने 10 ईयर ये दिया ना, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कई कोर्ट्स ये कह रही थी कि 10 ईयर जो है 10 ईयर से कम की होनी चाहिए। कई ये मानते हैं कि 10 ईयर अगर है पनिशमेंट किसी में तो वो भी जो है इसमें माना जाएगा, उसके लिए भी क्या है 10 ईयर के बराबर है तो वो 90 डेज काउंट होगा। और सम ये कहते हैं कि वो 60 डेज काउंट होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2017 में एक लैंडमार्क केस निकल के आया। 2017 का एक लैंडमार्क केस है जो मैं आपको लिखवाती हूं, राकेश पोल। ये राकेश पोल का केस है, 2017 का केस है। इसमें इस पॉइंट को क्लियर कर दिया गया था, राकेश पोल वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये 2017 का केस था। इस केस में क्या हुआ था, वही इश्यू अराइज हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ये मैं लिखवा देती हूँ, सेम वर्डिंग आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में या कहीं भी जहां आप नोट्स बना रहे हो। हेल्ड दैट in which punishment with imprisonment extended 10 years shall for the purpose of default bail
fall within section 167A का सेकंड क्लोज की अगर मान लो 10 साल तक की पनिशमेंट भी है, एक्सटेंड हो रही है, तो उसको भी आप क्या कहोगे, डिफॉल्ट बेल के लिए माना जाएगा, डिफॉल्ट बेल जो उसे मिलेगी। तो कह रहा है कि इन सच केसेस इफ चार्जशीट is not filed within 60 days, the accused shall be entitled to डिफॉल्ट बेल, तो उसे जो है बेल मिल जाएगी, ये बात इसमें कही गई थी। तो कुछ एक केसेज है, इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है आगे रिमेनिंग जो सेक्शन 167 है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग भी एक दो केसेज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। तो आज का लेक्चर जो है हम अपना यही फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया और ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो गया है या आपको काफी कुछ समझ में आ गया है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।